प्रारब्ध के सभी दर्शकों को अवनीश शर्मा का नमस्कार। प्रारब्ध के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अतिथि के रूप में 3 दशक से भी ज्यादा पत्रकारिता का गहन अनुभव रखने वाले आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी। सबसे पहले मिश्रा जी आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। धन्यवाद सर। प्रारब्ध अपने जिन उद्देश्यों को लेकर ओटीटी के इस प्लेटफॉर्म पे है और हमारे दर्शकों ने आज का थंबनेल देख लिया होगा कि बदलिए वरना बदलाव हो जाएगा। बदलाव की जो लहर 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई थी, उसने 2017 में उत्तर प्रदेश आते आते एक और मजबूती पाई और 2019 में उस मजबूती को न सिर्फ दोहराया बल्कि उसको और ज्यादा तीखा किया और ज्यादा मजबूत किया। थंबनेल आज का हमारा जो है वो है बदलिए वरना बदलाव होगा। ये 2 कथन हैं और ये कथन है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। संसद के शीतकाल सत्र में उन्होंने ये कथन कहा कि बदलिए वरना बदलाव होगा और ये एड्रेस कर रहे थे अपने पार्टी के सांसदों को, जिसकी वजह ये थी कि पिछले कुछ संसद सत्रों के दौरान भाजपा के सांसदों की मौजूदगी संसद में वो लगातार कम होती जा रही थी और ऐसे में उन्होंने कई बार औपचारिक अनौपचारिक रूप से तो निश्चित ही कम्युनिकेट किया होगा, लेकिन अंततः आते आते उन्होंने सदन में, और मोदी जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, और उन्होंने कही और स्पष्ट रूप से उन्होंने संकेत दे दिया कि बदलिए वरना बदलाव होगा। ये संकेत था उनको अपने सांसदों को। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश के साथ 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में वो बदलिए वरना बदलाव होगा का नारा जब चलते चलते आया तो कितना आत्मसात है इस नई भाजपा में कि आज 4 फेजेस के लगभग 200 से ज्यादा टिकट अनाउंस कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। पहले अनाउंसमेंट से ही अब तक लगभग 20 टिकट अपने विधायकों के काट चुकी है। उसके बाद जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ कि 3 मंत्री सहित 8 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए, इस सबके बावजूद भी परिवारवाद और टिकट के लिए प्रेशर बनाने जैसी चीजों को स्वीकार न करना ये दिखाता है कि नई भाजपा का अब ये सूत्रवाक्य है कि बदलिए अन्यथा बदलाव होगा। मिश्रा जी हमारे साथ हैं। इस पूरी बदलाव को, ये जो एक अटैकिंग रूप में सांगठनिक हो चाहे अपनी राजनीति को हो चाहे टिकट वितरण को लेकर है, ये इतना ज्यादा मजबूत, सशक्त और स्ट्रांग निर्णय लेने वाली भाजपा को देखकर आप क्या कहेंगे? नहीं रवनीश जी, बहुत बड़ा बढ़िया विषय आपने चुना है। बदलिए वरना बदलाव होगा, ये धरती पे दिख रहा है और 2 उदाहरण इसके हैं। ये पूरा विपक्ष और वो तथाकथित सेकुलर मीडिया है जिसे लुटियन मीडिया कहते हैं दिल्ली का, वो पिछले 1 दशक से या 1 दशक से तो बहुत जम के जिस व्यक्ति को इस धरती का सर्वाधिक सांप्रदायिक व्यक्ति घोषित करता रहा है, खलनायक बना के प्रस्तुत करता रहा है, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, जो पिछले 5 वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस बात की तरफ कि इस पूरे चुनाव अभियान में, जब से चुनाव अभियान शुरू हुआ है, अखिलेश यादव हो या बाकी विपक्षी दलों, प्रियंका गांधी भी मैदान में है, किसी के भी चुनावी बयानों में सांप्रदायिकता कहीं मुद्दा ही नहीं है। सांप्रदायिकता का जिक्र नहीं कर रहे ये लोग। और उस आदमी, जबकि चुनाव ये उस आदमी के खिलाफ लड़ रहा है जिसको पिछले 10 साल से ये लगातार इस धरती का सर्वाधिक सांप्रदायिक आदमी घोषित कर रहे थे, सांप्रदायिक अपराधी घोषित कर रहे थे। लेकिन जब फैसले की घड़ी आई है तो ये सब मुंह चुरा रहे हैं उस सांप्रदायिकता के मुद्दे से। तो पहले तो ये बड़ा बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को दिशा देता है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से बदलाव पूरे देश की राजनीति का बदलाव ये चिन्हित कर रहा है। दूसरा जो बड़ा बदलाव है अवनीश जी, कि इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति खांचे टूट गए हैं और ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि अचानक हुआ है। ये इसके पीछे भी वही प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि बदलिए वरना बदलाव होगा,
उनका वो संदेश है जो धरातल पे आ रहा है। जाति खांचे क्यों टूट रहा है अवनीश जी? उसका कारण है, जी जी जैसे इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत हल्ला मचाया कि वो जाट मुस्लिम एक होगा, जाट मुस्लिम। ये पिछले पिछले के आजादी के बाद से हिंदुस्तान की राजनीति इतनी जाति उस पर घूमती रही। कांग्रेस कहती थी कि हमारे पास मुस्लिम है, दलित है, ब्राह्मण है, हम बना लेते हैं सरकार। तो मुलायम सिंह आए तो कह कमंडल और मंडल चलने लगा कि सब बैकवर्ड हो। ये हुआ यह अवनीश जी कि 2014 तक ये बिल्कुल सत्य है कि उत्तर प्रदेश का देश, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति तो मुख्यतः जाति आधार पे ही चलती थी। और उसका बहुत बड़ा कारण था कि उसमें देखिए भाजपा भी शामिल है, कि लोग जी जी चुनते थे सरकार को और वो उसके अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरती थी, उसकी अपेक्षाओं पे यानी विकास पे। तो जी अंततः वो 5 साल की सरकार को चुनती थी जनता, उसको जब देखती थी कि इसने 5 साल कुछ नहीं किया, वो पिछला उसका इतिहास भी यही देखती थी, तो वो जब अगले जी चुनाव में जाती थी तो उसकी प्राथमिकता हो जाती थी कि यार करता तो कोई कुछ नहीं है, तो कम से कम अपने जात वाले को हम चुने, अपनी जात वाली पार्टी को जी हम चुने। तो वो जाति जी आधार पर गठित होता था, उसी पे चुनाव होते थे। 2014 में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह, लोगों ने बहुत चीजों को समझा नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने वो जी जनधन खाते से उसकी शुरुआत की, लोग समझ नहीं पाए कि जनधन खाता क्यों, खाते खोल देने से क्या होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सारी योजनाओं को उन्होंने जनधन खाते से लिंक किया, फिर वो जी शौचालय देने की बात हो, उज्ज्वला योजना के जरिए रसोई गैस देने की बात हो, सौभाग्य योजना के जी जरिए घर में बिजली पहुंचाने की बात हो, और आवास दिए गए, मतलब 45-46 लाख आवास तो केवल उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। तो वो जो बिल्कुल तबका था बिल्कुल बिल्कुल निचला, जो जाति के आधार पर ही वोट करता था, वो उसके पास में विकल्प न, उसका कहा कि हमको जात से क्या लेने थे भाई। जो दलित था, एक दलित बहुत बड़ा चंक कटा है वोटों का, वो इसीलिए कटा है। उसने कहा हमने मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हमको इनमें से जी कोई चीज कभी नहीं दी गई, नाम से कभी कोई पूछने आया। लेकिन इस आदमी ने आने के साथ ये काम किया, तो वो जाति खांचे टूटे। और जो सांप्रदायिक आधार पर राजनीति करते थे, वो तो मैंने कहा इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की। और मैं, आपको तो पूर्वांचल का ज्यादा अच्छा ज्ञान होगा, मेरे पास जो जी सूचनाएं हैं अवनीश जी की, जो बहुत निचले, बहुत सबसे गरीब तबके का जो मुसलमान है, गांवों में रहता है, वो भी इस बार भाजपा को वोट देने के मूड में नजर आ रहा है। पूर्वांचल की खबर जो मेरे पास फीडबैक है, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ा बदलाव तो जमीन पे हो चुका। तो वो मैं वास्तव में यहाँ अगर एक ये चीज जी, जी मैं आप ही की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, जो आपने विशेष तौर पर क्योंकि आपके पास वरिष्ठता के साथ साथ फील्ड के सूत्र इतने ज्यादा हैं कि अगर कोई बात छन के आप तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से उसका कोई आधार है और जमीनी आधार होता है। अब आपने जो बात कही ना कि इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं, अमूमन आप हम सब महसूस कर रहे होंगे, और यह लगभग साफ होता जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की वापसी को रोकना, यानी योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2022 में सत्ता में आने से रोकना, ये कोई प्राथमिकता कम से कम भारतीय जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान मतदाता है उसकी ऐसी कुछ रह नहीं गई है। ये साफ साफ नहीं, दिखाई देता है क्योंकि योजनाओं का जमकर उन्होंने लाभ उठाया है। जी हाँ, नहीं नहीं, मैंने कहा ना, जो वास्तव में गरीब है, पिछड़ा, जो अपनी जिंदगी से परेशान था, उसकी प्राथमिकता नहीं है। ये जो शहरों में रह के नेतागिरी करते हैं, मुल्लाओं के दलाल हैं, वो ये बयान टेलीविजन पर बैठ के करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। वो मेरे ख्याल से इस बार के चुनाव परिणाम में वो दिखाई देगी, इस बार के चुनाव परिणाम में दिखाई बिल्कुल, देगी। अगर वो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान अगर उतना नहीं करेगा तो उदासीन जरूर रहेगा, और वो बहुत ज्यादा जाके हाँ, सत्ता से उखाड़ फेंकना और उनकी वापसी रोक देना, इस तरह का कोई काम नहीं करने के मूड में है। जी नहीं नहीं करने का। अरे जी अवनीश जी, आप देखिए ना कि विकास की बात करें आप, तो एक तो बिल्कुल जो दस्तावेजी आंकड़ा है, सत्य, उससे कोई मुकर नहीं सकता कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 घरों में बिजली का कनेक्शन था। और ये कितने जी लोग जानते हैं कि उत्तर उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 घर नहीं, उत्तर प्रदेश में 3,34,00,000 घर हैं। तो जी ये आंकड़ा ये बताता है कि 2017 तक आधा उत्तर प्रदेश अंधेरे, सूर्यास्त के बाद अंधेरे में जिंदगी गुजारता था। तो वो जो अंधेरे में जी जिंदगी गुजारने वाला तबका था, वो सबसे गरीब तबका था, सबसे पिछड़ा हुआ तबका था। उसमें मुसलमान भी था, हिंदू भी था, दलित भी था, दुनिया भर के लोग थे। और वो सब वही लोग थे जी जिनको 70 साल बाद भी रोशनी, बिजली का बल्ब नहीं दिखाई दिया था। और उन आपने उन ये बात कही, आदरणीय, आपने ये बात कही, इस पर मैं आपको 2017 का ही एक उदाहरण दे दूं।
गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और जहां से वो सांसद रहे इतने सालों तक, लेकिन चूंकि बिजली स्टेट सब्जेक्ट है और प्रदेश का सब्जेक्ट है, गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय जो कि उनका घर भी है, जिलाधिकारी यानी डीएम साहब के बंगले से केवल 9.5 किलोमीटर दूर एक बनटंगिया गांव में 70 साल के बाद बिजली तब आई जब योगी जी मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश के। म- तो ये ये उदाहरण है। जी ये जो कहानी है, तो इसने वास्तव मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो केवल लफाजी नहीं थी, कोई राजनीतिक लफाजी, चुनावी लफाजी नहीं थी। उन्होंने राजनीति का व्याकरण बदल दिया, केमिस्ट्री बदल दी है। कि पहले जाति बिल्कुल। आधार पर खांचे तय हो जाते थे, अब वो जाति खांचे में नहीं, अब आपको विकास के पैमाने पर खांचे तय करने होंगे कि किसने क्या काम किया। सारा पूरा जी लुटियन मीडिया लगा हुआ है, सर्वे सब झड़ी लगी हुई है कि ये इतने वोट इतने वोट। लेकिन अखिलेश यादव, ये हिम्मत नहीं, अखिलेश अखिलेश यादव को कोई तो पैमाना बनाना चाहिए ना, कि भाई विकास के इस पैमाने पे मैंने ये काम किया था, योगी आदित्यनाथ ने इससे कम काम किया। तब वो जिक्र जी नहीं कर रहे। ना वो जी बिजली उठा रहे हैं, ना वो पानी उठा रहे हैं, ना वो सड़क उठा रहे हैं, ना शिक्षा उठा रहे हैं, ना स्वास्थ्य उठा रहे हैं। अरे कोई एक विषय तो चुनो। कहीं पे भी वो चुनौती देते नजर नहीं आते यहां कि से एक बात जी। निकल के आती है। आपने कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए विकास के मुद्दे उठाएं, सड़क नाली खड़ंजा बिजली और भौतिक सुविधाएं, जनता का कल्याण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारे इसकी लिस्ट बनाएं। अरे वो इसकी लिस्ट क्या बनाएंगे? आप देखिए कि पहला दूसरा तीसरा और चौथे चरण के 4 चरणों के लिए कुल 231 सीटों में से 195 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी उम्मीदवारों की। और उधर समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है? 39 सीटों की पहली लिस्ट के बाद ये अभूतपूर्व स्थिति है कि मुख्य विपक्षी पार्टी जो अपने आप को सत्ता का दावेदार कह रहे हैं अखिलेश यादव, वो उन्होंने अब तक उस 29 के आगे एक भी लिस्ट जारी नहीं की अपने उम्मीदवारों की। तो वो काम की न, लिस्ट छोड़िए, जो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं बना पा रहा है। जी नहीं नहीं अवनीश जी, सबसे खास बात है कि 21 तारीख को प्रथम चरण के नामांकन की तिथि समाप्त हो गई। 58 सीटों पर चुनाव होना है, और अभी तक बिल्कुल। कोई जानता नहीं कि समाजवादी पार्टी के वो 58 प्रत्याशी कौन हैं। कौन है? कौन हैं? तो देखिए, एक तो ये बताता है कि आत्मविश्वास बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, बहुत बुरी तरह से हिला हुआ है। जी और जी दूसरे, जी जिस तरह की घोषणाएं वो अपने सारे पत्ते वो अभी खोले दे रहे हैं, कि मैं जो उनको देने थे, कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा, और पेंशन पुरानी वाली ले आऊंगा, और दुनिया भर के वादे। ये सब बातें आज पार्टियां घोषणा पत्र में करती हैं, वो घोषणा पत्र जी जारी करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो सत्य यह है जी कि अब क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, बयानबाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कर दी है, लेकिन बहुत बुरी तरह से अंदर से, क्योंकि वही ना कि वो जो प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था, वो चेतावनी था इन लोगों के लिए कि अपनी राजनीति का बिल्कुल चरित्र और चेहरा बदल दो। ये जात बिल्कुल। पात और और धर्म के आधार पर नहीं हो चल पाएगा काम। अब ये जी सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि असलियत तो देखिए, आप कहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहिए, बयान देते रहिए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन 1,67,00,000 घरों में बिजली पहुंची है। तो जिनके घरों में पहुंची, वो बिल्कुल तो जान रहे हैं ना कि योगी योगी आदित्यनाथ ने कुछ किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ किया है। अगर 12 बिल्कुल करोड़ शौचालय इस देश में बने हैं, उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बने हैं, तो जिनके घर में शौचालय बने, वो जान रहे हैं ना कि वो योगी आदित्यनाथ ने मेरे लिए ये किया है। 45 लाख जी लोगों को जी घर बना के दिए हैं। तो अखिलेश यादव के कहने से या न्यूज चैनलों के चिल्लाने से थोड़ी होगा, वो जमीन पे उतर चुका है विकास। हम लोग उनकी बात कर रहे हैं जो काम हो चुका है। बिल्कुल। और विपक्षी पार्टियों में खासतौर से अगर सपा के लोग ही देख लीजिए और उनकी समर्थक जो मीडिया है उनको देख लीजिए, तो ये जितने भी नेगेटिव और नकारात्मक माहौल बनाने वाले हैं, उनके पास ले देके एक कोरोना काल का बस्ता है, जिस पर वो तमाम सस्ते नारे की गंगा में बहती रही लाशें, जिसका कि उनके पास कोई वो प्रमाण नहीं है, लोगों ने स्वयं प्रवाहित किया, ये सच्चाई भी निकल के आ गई। लेकिन इनके पास गिनाने को केवल कोरोना काल और ऑक्सीजन से होती मौतें। बिल्कुल, इससे ना आप इनकार करेंगे ना मैं इनकार करना चाहूंगा कि सेकंड फेज में तकलीफ हुई, कोरोना का प्रभाव हुआ, लेकिन कुछ 100 लोगों को निश्चित रूप से अगर कष्ट हुआ है, कुछ हजार लोगों को कष्ट हुआ है, उनमें हमारे आपके तमाम जानने वाले हमारे आपके परिजन भी रहे हैं। लेकिन उस वहीं पर ये बात भूल जाते हैं कि लाखों लाख करोड़ों लोगों की जिंदगी,
24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है। अगर आबादी के लिहाज से इसको एक देश बना दिया जाए तो पांचवा, विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश होगा। और वहां दुर्भाग्यपूर्ण मौतों की संख्या को हजारों में ही सिमटा देना, सही तरीके से नियंत्रित करना, तो वो एक बड़ा वर्ग है जिसने कि कोरोना में तत्परता देखी है, सफलता देखी है इस सरकार की। तो निश्चित रूप से वो कुछ 100 दुख हैं, लेकिन वहां भी ये गिना नहीं पा रहे हैं, विकास की बात ये गिना नहीं पा रहे हैं, सरकार की असफलता की बात ये गिना नहीं पा रहे हैं। अपनी लिस्ट इनके पास तैयार नहीं है, अपनी लिस्ट तो छोड़िए, इनके पास लड़ने के लिए अपने लिए एक विधानसभा की सीट तैयार नहीं है। जिस उस पे आऊंगा योगी अभी। आदित्यनाथ के लिए ये कभी मथुरा का नारा लगा रहे थे, कभी अयोध्या का, जिसका कि कोई बेस नहीं है, न पार्टी के किसी औपचारिक फोरम में कभी अयोध्या और मथुरा का नाम लिया था, न पार्टी के किसी औपचारिक बयान में कभी ये नाम आया था। ये चंदू खाने की तैरती हुई खबरों को बनाकर एक बड़ा गुब्बारा फुलाया केवल इस बात के लिए। और जैसे ही पार्टी ने अपने पहले फेज में, जो कि एक औपचारिकता होती है कि अगर पार्टी एक भी पहला टिकट जो अनाउंस करती है कहीं भी, तो ये उच्च नैतिकता का प्रमाण है कि वो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री फेस की सीट को क्लियर कर दे। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की पहली लिस्ट जारी करते हुए केशव मौर्य जी और योगी आदित्यनाथ की सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया। इनके पास अपनी सीट का अनाउंसमेंट नहीं है, नकारात्मक प्रचार करने के नाम पर इनके पास झूठ और लफाजी के अलावा कुछ नहीं है। विकास कार्यों की लिस्ट बनाने के लिए इनके पास समय नहीं है, न वो दृष्टि है, अपना घोषणा पत्र ये बना नहीं पा रहे हैं। और तो और, अब आते आते मैं पूछूंगा कि अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। अपर्णा यादव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद से सहमत होकर भारतीय जनता पार्टी में आई, तो आत्मविश्वास की ये कमी आखिर उत्तर प्रदेश में मुख्य दावेदार अखिलेश यादव को किस स्तर तक ले जा रही है, और कहां जा रहा है ये पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का? जी ना, पहले आपको जो को आपने कोरोना वाली बात की उसका बताओ, फिर आता हूँ इन मुद्दों में। जी अवनीश जी, ये तो दुनिया मानेगी कि इस 21वीं सदी में जब हर आदमी के हाथ में फोन है, 60 करोड़ तो इंटरनेट यूजर हैं, 60 करोड़ बिल्कुल। का 70-80 करोड़ स्मार्टफोन है लोगों के पास। तो उसमें कोई मौत आप छुपा नहीं सकते, मौतों को नहीं छुपा सकते। एक मौत भी जो है वो चर्चा का विषय बन जाएगी अगर आप उसको अनदेखा करेंगे, छुपाने की कोशिश करेंगे। मैंने जी जी परसों परसों या नरसों तक का जो आंकड़ा मैंने देखा था, तो उत्तर प्रदेश में 95 व्यक्ति प्रति 10 लाख मृत्यु दर है। जी 95 व्यक्ति प्रति 10 लाख। और जिनको ये अपने यहाँ स्टार प्रचारक के रूप में बुलाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, केरल में यही दर जो है अवनीश जी वो 1400 व्यक्ति प्रति 10 लाख है। महाराष्ट्र में जी जहाँ जी कांग्रेस शिवसेना सब है, वहाँ 1100 व्यक्ति, 1100 से ज्यादा है, 1100 व्यक्ति प्रति 10 लाख है। यानी उत्तर प्रदेश से 10-10, 12-12 गुना ज्यादा। और ये स्थिति तब है जब ये प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आधे हैं, छोटे हैं। केरल तो समझिए कम से कम सात बिल्कुल। गुना छोटा है, उसकी 3.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन वहाँ मृत्यु दर जो है वो बिल्कुल। 1400 व्यक्ति प्रति 10 लाख है। तो योगी जी आदित्यनाथ ने उसमें अद्भुत काम किया। और एक उदाहरण और दे दूं कि आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि 2017 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जानलेवा महामारी दिमागी बुखार हुआ करता था। और इंसेफेलाइटिस। जी इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस जिसको कहते थे। और जिस समय अखिलेश यादव सत्ता छोड़ के गए हैं, तो उनके 5 साल के कार्यकाल में 3111 मौतें बच्चों की हुई थी 5 साल में। और वो भी जी। कोई सुधार करके नहीं गए थे। आखिरी वर्ष जो था उसमें 698 बच्चों की मौत हुई थी, यानी चरम था उसका। और आज की और तारीख में यह उसी है कि साल में 2000 उसी साल में कफील वाला कांड भी हुआ था, जब ऑक्सीजन वाला था, जो कहा, योगी जी की सरकार आए हुए शुरुआत महीने हुए इन्होंने थे। इन्होंने महीने उसी में हुए थे। फंसाया था। हाँ। बिल्कुल। तो उसी और उसी जापानी इंसेफेलाइटिस को 2019 में 34 मौतें हुई, 2020 में 16 मौतें हुई। अब की 21 का आंकड़ा अभी आ जाएगा तो मेरे ख्याल से 16 से भी कम है। यानी जो सन 78 की बीमारी थी, मतलब समझिए 42-43 साल पुरानी बीमारी, उसको योगी जी। बाबा ने 5 साल में जड़ से साफ कर दिया। कोरोना साफ के कर दिया, आंकड़े मैंने बिल्कुल। अभी बताए आपको। तो जी ये कोई जादू थोड़ी हुआ, ये जादूगरी नहीं, ये काम हुआ है। ये काम जी हुआ है। इस पे हमने कहा इसीलिए इन चीजों से ये मुंह चुराते हैं कि वेंटिलेटर आज 15 गुना ज्यादा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज 30 गुना ज्यादा है सरकारी अस्पतालों में, इसलिए मौतों का आंकड़ा जी कम है।
और मेरे ख्याल से पूरे देश में अकेले मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कोरोना काल में जब प्रचंड थी लहर, दूसरी लहर हो तीसरी लहर हो, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा बचा नहीं होगा जहां उन्होंने दौरा ना किया और जहां वो अस्पताल में गए ना हो। तो ये उसका यहाँ तक कि खुद पॉजिटिव होने के खुद बाद जैसे ही स्वास्थ्य लाभ उनका हुआ और जैसे ही नेगेटिव रिपोर्ट आई, तो पीएमओ जी की सलाह के बावजूद भी ये मतलब मेरे औपचारिक सीनियर सूत्रों के जरिए ये जानकारी में आया कि पीएमओ तक से उनको कहा गया कि अभी थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट कम करिए, लेकिन महाराज जी नहीं माने और योगी नहीं माने। लगातार घूमते रहे, लगातार। बिल्कुल। कोई जिला ऐसा नहीं बचा। तो इतना डेडिकेटेड मुख्यमंत्री, तो उसके सामने कहाँ है टिकेंगे। तो वो उलूल जुलूल ये बयानबाजी कर। अब आता हूँ आपके घर, इनकी जो घर में घर नहीं संभाल पा रहे हैं। अपर्णा तो जी। अवनीश जी, सबसे बड़ा प्रमाण ये है, मैं पहले भी एक लिख चुका हूँ कि 16 दिसंबर को शिवपाल यादव के साथ इनका समझौता हुआ था। उसके बाद से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ नहीं दिखे हैं आपको। जी और और अभी कल या परसों जो इन्होंने अपनी वो लिस्ट जारी की स्टार प्रचारकों की, तो उसमें से शिवपाल यादव का नाम गायब है। नहीं उसमें है, से शिवपाल बिल्कुल नहीं है। नहीं है। अब वो इसलिए जी बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ में नेतागिरी किया करते थे, तो उनका मैं स्तर जानता हूँ, उनका कद जानता हूँ। और मेरे ख्याल से ये वो लोग हैं कि 2001 एक के समय था वो, कि ये लोग शिवपाल यादव से मिलने के लिए समय मांगते होंगे, इनको समय नहीं मिलता होगा। ये वो लोग इतने, जी जी मतलब इनका बहुत घटिया स्तर रहा है। वो लोग उस स्टार प्रचारक की सूची में और शिवपाल यादव बाहर है। तो ये अंतर जी कलह ये बता रही कि कितनी चरम पे पहुंच चुकी है। दूसरे, अपर्णा यादव का पार्टी छोड़ के आना, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम। इसको वो डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डाउन प्ले होगा नहीं वो। क्योंकि छोड़ के बिल्कुल आना, तो मैंने तब भी कहा था कि ये मुलायम सिंह यादव की सहमति के बिना ये निर्णय लेना संभव ही नहीं है। उस परिवार की हैसियत नहीं है कि वो मुलायम सिंह यादव के किसी आदेश को अनदेखा कर दे, नकार दे। और वो बाद में साबित हो गया। 2-3 दिन बाद जब दिल्ली से लौट कर पटना याद हो गई, तो मुलायम सिंह ने बाकायदे आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देते हुए फोटो खिंचवाई। उस फोटो को जी अपर्णा यादव ने ट्वीट किया। और जी जी उसको आज तक अभी मुलायम सिंह ने उसका कोई खंडन या कोई नकारा नहीं है उस चीज को, उसके जी भाजपा में आने को। तो ये पता चलता है कि घर में बहुत जबरदस्त घमासान है। तो अखिलेश यादव किसी भी पैमाने पे जो है सफल नहीं हुए। ना पार्टी को एक कर सके, ना संगठन बना सके, इवन देन अपने परिवार को भी एक नहीं कर सके। तो बहुत बिखरी हुई बिल्कुल फौज है। बिखरी हुई फौज है जो बिल्कुल मीडिया के कुछ न्यूज चैनलों के सहारे मैदान में है। और अपने आप को इसके मैदान में बहुत दिखाने का प्रयास कर रही है। बस 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 बस। हम एक बार फिर क्यों हम बात करें नकारात्मक माहौल सृजन करने वालों की, और जो खुद बिखरे हैं उन पर हम क्यों अपने समय का बिखराव करें। एक बार फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव स्ट्रेटजी और चुनाव लड़ने के तौर तरीकों पर आऊंगा। जिस तरीके से नई भाजपा, जहां पर ये स्पष्ट रूप से अपने लोगों को संदर्भित करते हुए ये कह दिया जा रहा है कि बदल जाइए वरना बदलाव होगा। ऐसे में 8 विधायक, 3 मंत्री, तीनों मंत्रियों की केवल और केवल जातीय ठेकेदारी का बैकग्राउंड रहा है। इससे ज्यादा उनकी ना कोई उपलब्धि है, चाहे वो स्वामीनाथ मौर्य हो, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, और चाहे 8 विधायक हैं। इनमें एक मजेदार बात ये भी है कि ये सारे प्रवासी पक्षी थे जो 2017 के चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में आए थे। संभवतः निश्चित रूप से वो अपने उसी पॉलिटिकल चश्मे को लेकर आए थे, जहां पर जातीय ठेकेदारी को ही, जातीय दलाली को ही, जो और जातीय छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप बना के, जो कि पंचायत स्तर का एक बिहेवियर होता है लोकतंत्र में, उस तरह के मानदंडों को ले आकर राज्य की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने का चलन, जिसके सामने वो नहीं जानते थे कि यहाँ पर जातियों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है और तोड़ के एक बड़े समाज के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जो कि अपना कल्याण देखता है, विकास के काम देखता है। ऐसे में अब इस पर तो बात होनी ही नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने करीब जो भी 175 अभी तक टिकट अनाउंस किए हैं, तो एवरेज देखा जाए अगर टिकट काटने का, तो वो 20% के आसपास आता है, जो कि मौजूदा विधायकों के टिकट जो कटे हैं अभी तक की 219 सीटों के जो सापेक्ष इन्होंने अनाउंस किया है। तो ऐसे में जो ये जातीय राजनीति करने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या हिंदुत्व का मजबूत होना एक समाज के रूप में, और उससे नहीं ये घबराए हुए हैं।
देखिए, राजनीति का जो चरित्र बदल रहा है, तो ये बदल भाजपा का भी चरित्र अब बदल रहा है अवनीश जी। जी मैं बताऊं आपको कि अब तक भाजपा ने 195 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। जी उनमें से 161 सीटें ऐसी थी जहां सिटिंग एमएलए थे, और उन जी 161 में से 38 के टिकट कट गए हैं। काटे। कट जी गए हैं। और मुझको जी इसलिए मैं पहले से कह रहा हूँ कि ये अभी ये इसमें 161 में 38 है, ये अंत में जब सारे टिकट बढ़ जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये आंकड़ा 100 के करीब होगा। सौ जी। टिकट 100 टिकट ये कटेंगे, 80 से 100 के बीच में। 80 से 100 के बीच का अनुमान लग रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही हाँ, जो ये प्रतिशत रही। अभी तक मेंटेन किया है। जी। हाँ, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और ये हम्म, मुझे अच्छा इसलिए लगा कि मेरी आज से 5-6 महीने पहले बात हो रही थी। वो पत्रकारी है, एक न्यूज चैनल में ही है, लेकिन वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव का रहने वाला है। उससे मेरी बात होने लगी तो मंत्री जी उसके गांव से विधायक थे। तो उसने कहा, जी दादा अगर इनको इनको टिकट दिया तो हार पक्की है, और टिकट बदल के किसी को भी जी दे दें तो जीत पक्की है। पार्टी कोई नहीं, लेकिन इनसे बहुत नाराजगी है। तो हमने कहा, ठीक है, देखो जहां होगा हम भी अपना मैसेज कर देंगे कि ये स्थिति है। मैंने उसी समय जिनको कहना था कहा था कि भाई ये स्थिति है वहां पे। और अभी जब वो सूची आई तो मंत्री जी का टिकट कट गया। कर गया। तो मुझको जी कोई वो मेरे कहने से नहीं कटा। इसका मतलब पार्टी का जो सिस्टम है फीडबैक लेने का, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, वो सही वो आदमी सही का है, टिकट कटा बिल्कुल है। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल तो इसके इसके बिल्कुल। परिणाम बहुत इसके परिणाम बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो ये निश्चित रूप भाजपा से। के भी नेताओं के लिए एक बड़ा संदेश है, जो भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं, कि वो भी अपने आप में परिवर्तन कर ले। बदल जाए, जी बदले नहीं तो बदलाव हो रहा है। और ये हो रहा है, शुरुआत है। बिल्कुल हो रहा है। ये बिल्कुल। शुरुआत है। अब आते हैं अवनीश जी, जो हिंदुत्व वाली बात, वो तो एक बहुत जी बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, पहले यही भाजपा थी, ये हिंदुत्व की बात करती थी, लेकिन उतना लोग साथ नहीं आ पाते थे। क्योंकि हमारे बड़ा कड़वा सच है कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि आप से बड़ा बाप नहीं होता। जिस आदमी के बिल्कुल। पास रोटी का साधन नहीं है, छत, सर के ऊपर छत नहीं है, उसको आप हिंदुत्व समझाओगे तो ज्यादा वो समझेगा नहीं। और अगर वो समझेगा बिल्कुल। भी तो थोड़ी देर समझेगा, क्योंकि दूसरे दिन फिर वो अपने चूल्हे चक्की में, उसकी चिंता वो है कि उसके बच्चे भूखे हैं, उसके बच्चे बरसात में, उनको पानी, छत नहीं सर पे, पानी में भीग रहे हैं। ये कड़वा सच है, उसको स्वीकारे कोई ना स्वीकारे। तो जी नरेंद्र जी मोदी ने पहली वो थी कि पहले आदमी को कम से कम इस लायक तो करो कि वो अपनी रोजी रोटी की जिंदगी से तो वो मजबूत हो। तो मजबूत बाकी हो। तो हम अगर जन्मे हैं हिंदू परिवार में, तो हमारे यहाँ आदमी का जन्म से शुरू से राम से होता है, और उसकी अंतिम यात्रा में भी राम ही उसके साथ होते हैं। तो राम को कोई जी नकार थोड़ी सकता, कोई कितना प्रयास कर ले। लेकिन आदमी अपनी उलझनों में जिंदगी की फंसा रहता है। तो पहले नरेंद्र मोदी ने जी उससे उनको मुक्त किया पिछले 4-5 साल में। और उसके बाद जब हिंदुत्व की बात हुई तो लोग खड़े हुए, क्योंकि वो पीड़ित थे। वो उस तथाकथित सेकुलरिज्म के शिकार थे वो। लेकिन आज वो जो जिस स्तर पे था, वो उस स्तर पे अपने आप को मजबूत पा रहा है कि हाँ, मैं पहले से जी। बेहतर हूँ, और आगे भविष्य में कुछ अच्छी उम्मीद है। और इसी विचारधारा उसे के दिख साथ रहा है, राम के नाम के साथ है। योगी आदित्यनाथ ने है। खाली बिल्कुल। राम का नाम थोड़ी लिया कि अयोध्या में दीपावली मनाई। उन्होंने 1.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचा के उनके घरों तक वो दीपावली पहुंचाई। तो उन जी घरों जी, को तब वो वो कनेक्ट अयोध्या, तब वो कनेक्ट हो पा रहा है। तब वो तब वो कनेक्ट हो पा कनेक्ट रहा हो है, रहा है। क्योंकि तब वो कनेक्ट सुदूर हो रहा है। सुदूर, हाँ बिल्कुल सुदूर के एक बनटंगिया गांव में जहां 70 सालों के बाद पहला बल्ब जला हो, और जी उसके अगली उसी और दिवाली के उसी मौके पर अयोध्या में इतनी बड़ा दीपोत्सव हो रहा हो, तो वो जो समाज के अंतिम व्यक्ति का कनेक्ट राजा के साथ या सत्ता के साथ होना चाहिए, वो तब संभव हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वो अगर जो अयोध्या में 1.25 लाख 10 लाख दीपक जलते हैं, तो वो भी खुश होता, क्योंकि उसके घर में भी 70 साल बाद दीपक जल रहा है बिजली बिल्कुल का। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। जो कनेक्ट है, तो वो हिंदुत्व के साथ उन्होंने विकास को संबद्ध किया। केवल कोरी लफाजी नहीं की कि हिंदू तो हिंदू हिंदू हिंदू, उससे कोई फायदा नहीं होना था। वो वही ढाक के 3 पात रहते, एक छोटा सबका मोटिवेट होता, और फिर लेकिन उन्होंने पहले 5 साल यही काम किया, और उसके बाद जो सपने थे, राम मंदिर लोग सोच रहे थे तो बना। काशी का जो जी। भव्य स्वरूप निकल के आया, वो तो अद्भुत, अकल्पनीय। मैंने सही बताऊं, मैंने अद्भुत है। बचपन से बनारस देखा है। मैं ये कल्पना जी नहीं कर रहा था कि काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का परिसर ऐसा हो जाएगा।
ये कल्पना के कभी बाहर नहीं। है, कल्पना ये कल्पना के कल्पना, बाहर ये कल्पना के है बाहर है। ना। हाँ उसी के साथ साथ विंध्याचल धाम, विंध्याचल देवी जी का धाम जो है, हाँ। वो कॉरिडोर भी जब भी मौका मिले तो मैं कहूंगा प्रारब्ध के दर्शकों से कि उनको जरूर जाना चाहिए और जाके देखना चाहिए कि क्या अद्भुत काम हुआ है, निश्चित रूप से जी। नहीं, अच्छा वो बन के तैयार हो गया क्या? वो तो अभी बन रहा है, शायद काम चल रहा है उस बिल्कुल। पे। अब वो, उसके करीब 30% के लगभग काम बाकी है, लेकिन जितना कि अच्छा। वहां पर भौतिक सुविधाएं हैं, अब वो जी फिनिशिंग का काम ही बाकी है। काफी हद तक जी 80% काम पूरा हो चुका है जी। जी। जी तो नरेंद्र मोदी हो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने केवल धर्म का ढिंढोरा नहीं पीटा, उन्होंने धर्म के साथ विकास को संबद्ध किया, दोनों साथ साथ चले। एक पहिए, एक रथ के दोनों पहिए बनाए उन्होंने। हिंदू के विकास भी साथ में है। तो वो लोगों के बिल्कुल। गले भी नीचे उतरा, उन्होंने उसको स्वीकारा और उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। ये एक बहुत बड़ा जी परिवर्तन आया है। और ये निचले स्तर तक जो भाजपा के नेता है, उनको इसको समझना होगा कि उनको भी अपनी कार्यशैली इसी तरह से करनी होगी उनको, कि ये कि केवल राम के नाम पे नहीं, राम और काम दोनों की जुगलबंदी जब होगी, तब आप बहुत मजबूत होंगे, कोई उसको हिला नहीं पाएगा। बहुत बड़ी बात आपने कही, राम और काम इन दोनों की जुगलबंदी जब होगी तब जाके मतदाता जो है आपसे प्रभावित होगा। वो केवल भाव आधारित राजनीति भी अब नहीं सहन करने वाला, और वो कोरी हाँ, लफाजी भी सहन नहीं करने वाला। नहीं और करेगा। ऐसे में यही मुगालता है कि चाहे वो ओल्ड पेंशन डिक्लेयर करने जैसी लफाजी हो, जबकि इनके हाँ, पिता जब इनके पिता केवल 1 साल पुराने मुख्यमंत्री थे तब ओल्ड पेंशन खत्म हुई थी, और 4 साल ये खुद मुलायम सिंह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद 5 साल ये खुद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। तो 9 साल में जब इन्होंने ओल्ड पेंशन नहीं बहाल करने का सोचा, या इनकी प्राथमिकता में नहीं था, तो इसको लोग भी पूरी लफाजी मांग रहे हैं। दूसरा, आप सोचिए कि जहां ये 300 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं, तो जनता इनसे ये सवाल पूछती है, साहब बिजली आएगी तब तो फ्री देंगे आप, बिजली आएगी कहाँ से? तो इस तरह की लफाजियों से निश्चित रूप से नहीं है, और भाव आधारित। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का कहना था कि बदलिए वरना बदलाव होगा, ये जनता से लेकर अपने सांसदों से लेकर और विपक्ष तक के लिए भी मैसेज था। सबके लिए, सबके लिए, पूरी पूरे जी। राजनीति के लिए है, राजनीतिक जमात के लिए है वो। समाज को तो और वो बदल रहे हैं। ये बताता है कि भारत की राजनीति और राजनीति की परिभाषा, राजनीति करने की परिभाषा, उसके टूल, उसके सारे कॉन्सेप्ट, उसकी सारी थियरीज, ये पूरी तरीके से बदल गया है इन 7 सालों में। और हाँ, बदल। जिसने इसको समझा है, जो पार्टियां इसको समझी हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे आगे है इस बात को समझने में और समझाने में, इसलिए कामयाबी उसके साथ है। जो इसको नहीं समझ हाँ रहे हैं, वो विपक्ष में हैं, तो सतत विपक्ष में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब हाँ, और मैं उनकी हालत और बुरी होती मैं जाएगी। आपसे, जी, मैं आपसे एक विशेष, जिस पर कि मैं लगातार आपको पढ़ता भी रहता हूं, और इस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो एक अंडर प्ले खिलाड़ी के रूप में एक पार्टी, जिस पर कि लोग बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उस पर सतत और लगातार बात कर रहे हैं, और इन बातों को आप लगातार अपने तरीके से रख भी रहे हैं। वो है बहुजन समाज पार्टी। हाँ, वो है बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी की चुनावी राजनीति उत्तर प्रदेश में। मायावती जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुधा बहुवचन में रह आई भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। बड़ा औरा है, अकेले बल पे सत्ता हासिल किया है, सामाजिक बदलाव के नारे को इंट्रोड्यूस किया है। इसी उत्तर प्रदेश में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग जैसे करामाती टूल को इस्तेमाल किया है। वो इस चुनाव में इतनी संयमित क्यों है? और बसपा का अंडर करंट कहीं ऐसा तो नहीं है कि सपा के इस पूरे बनाए हुए मायावी तिलिस्म को ध्वस्त करते हुए और जमीन पर चुनावी परिणामों में एक दूसरे लहजे में दिखे? इस पर क्या कहेंगे आप? ना ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी। आज तक न्यूज चैनल से उनका जब इंटरव्यू हो रहा था बनारस में, तब उन्होंने कहा था कि जी सपा शायद तीसरे स्थान पे चली जाए। तो उनका कहने का जी यही अर्थ था कि बस दूसरे स्थान पे बसपा रहेगी। देखिए, उसका अवनीश जी बड़ा सीधा सा गणित है। इनका वोट बैंक यादव प्लस मुस्लिम, यही ये कहते हैं। तो जी यादव 9% है, 8-9% है, और दलित 22% है, जिसमें से 11-12% तो वो जाटों का आ जाता है, जो बड़ा प्रतिबद्ध वोटर है उनका। तो वो तो बिल्कुल सॉलिड वोट है। और दूसरा, मुस्लिम वोट की एक सब जानते हैं
कि वो किसी पार्टी आर्टी से जुड़ा नहीं है। वो फिलहाल वो उसका टारगेट होता है कि भाजपा को कौन हरा रहा है। तो हरा अभी रहा है। आधी, मेरे ख्याल से आधे से भी कम अपनी जो सूची जारी की है मायावती ने, उसमें 40 मुस्लिम प्रत्याशी उन्होंने दिए हैं। 40। तो वो जी। ठीक ठाक नुकसान इनको पहुंचाएंगे। बिल्कुल। और ये जो कम, बिल्कुल। जो सर्वे में जो कम दिखाया जा रहा है, तो वो असल में कम हो नहीं रहा है वो। जी। जी। क्योंकि समाजवादी पार्टी की बढ़त दिखानी है, तो वो दिखा रहे हैं कि वो बसपा का वोट उनको ट्रांसफर हो रहा है। अवनीश जी, ट्रांसफर हो रहा आपको भी बहुत लंबा समय हो गया, मैं भी बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। आप किसी रास्ता चलते आदमी से जिसको राजनीति का काका काका भी समझ में आता है, उससे पूछ लीजिए तो वो बता देगा कि जो बसपा का जो वोटर है, वो किसी भी कीमत पर सपा में नहीं जाएगा। अगर यहाँ है, कभी कांग्रेस नहीं जिंदा जाएगा। हो, वो न वोट डालने ना जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन वो जाके साइकिल पे वोट दे देगा, ये असंभव है। असंभव है। वो 2000 एक कटुता। 2019 जी। लोकसभा का 2019 लोकसभा का गठबंधन हुआ और बबुआ का, उसका नतीजे जो है हाँ। वो उदाहरण है, और मजबूत उदाहरण है। नहीं नहीं, उसके उदाहरण तो बड़े गजब के, मतलब बसपा 10 सीटें जीती और ये जीते 5। और ये 5 भी ना जी। जीतते, अगर ये परिवार के लोग, भाई मुलायम सिंह जीते वो कोई मतलब नहीं, अखिलेश यादव जीते उसका कोई मतलब नहीं, वो तो तुम्हारी परिवार की सीटें थी, अन्यथा तुम जीरो पे रहते, बसपा 10 पे होती। तो बसपा का बिल्कुल। वोटर इनको किसी कीमत पर स्वीकार, और उसके उसके बड़े सामाजिक कारण है कि जब सपा की सरकार बनती है तो गांवों में दलितों का जीना हराम हो जाता है। ये सब जानते हैं, ये सब निश्चित रूप जानते हैं। से। और ये एक आध बार की कहानी नहीं है, पिछले 2.5-3 दशक की कहानी है। जब से 95 में इन दोनों दलों का आपस में अलगाव हुआ, उसके बाद से ये बिल्कुल एक अलग चरित्र रहा है भारत के, हिंदू उत्तर प्रदेश की राजनीति का, कि सपा की सरकार बनते ही सबसे पहले टारगेट पे दलित आता था गांवों में। तो वो तो पता नहीं कब का जहर पिए बैठे। तो वो अगर बसपा से मान लीजिए किसी वजह से कटता है, कटेगा, कम होगा, तो वो वोट हम्म, सिवाय भाजपा के कहीं नहीं जाएगा। वो अगर यहाँ बिल्कुल। कांग्रेस मजबूत होती तो कांग्रेस के पास आज जाता। लेकिन कांग्रेस तो यहाँ कोई है ही नहीं, कोई जी। उसका जी। मतलब नहीं है, जी। अस्तित्व ही नहीं वो। तो वो जो भी जी। बड़े, जी। वो जो जिसको योजनाओं का लाभ मिला है, वो जाएगा भाजपा में। तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि मैं भी मानता हूँ, सीटों का नहीं कह सकता क्या वो पता चल जाएगा, और 15-20 दिन के रुझान के बाद, 2-3 राउंड के बाद, ये चुनाव जी। हो जाएंगे 2-3 चक्र के, कि हो सकता है सपा तीसरे पे चली जाए। हो सकता है सपा तीसरे पे चली जाए, क्योंकि मायावती का जी। बड़ा प्रतिबद्ध वोटर है, और वो जल्दी कटेगा नहीं। और एक एक इसका एक उल्टा भी है अवनीश जी, कि जहां कहीं मान लीजिए भाजपा से 2-3-4% जो नाराज होगा, जिसने पिछली बार वोट दिया होगा, चाहे वो विधायक की वजह से हो या किन्हीं भी स्थानीय कारणों से हो, वो वोट भी जो बस भाजपा का है, वो भाजपा का वो वोट भी समाजवादी पार्टी में नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं। वो अगर वो या तो घर बैठ जाएगा, और अगर वो किसी दूसरी पार्टी को अपना विकल्प चुनना होगा उसको, तो उसका विकल्प भी बसपा ही बनेगी। उसका विकल्प समाजवादी पार्टी नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 5 साल में, कि योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को उस मुकाम पे पहुंचा दिया है जहां लोग कल्पना नहीं करते थे। मतलब हमारी उसी बिल्कुल। पीढ़ी ने वो हमारी मेरी पीढ़ी ने, मेरी 56-57 साल की एज है, हमने ऐसा दौर नहीं देखा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कि अपराध की स्थिति इतनी खराब हो गई है, अपराध एकदम नीचे गिर गया है, रसातल पे है। अब वो जो घटनाएं होती हैं वो इक्का दुक्का है, उनको तो कोई रोक नहीं सकता, वो अमेरिका में भी होती हैं। जी। लेकिन जी। जी। एक जो संगठित अपराध होता था, लोगों की जमीन कब्जा कर ली, मकान कब्जा कर लिया, अपहरण हो गया फिरौती के लिए, ये सब चीजें गायब हो गई। मैं लखनऊ में मैंने देखा कि जब से मैंने होश संभाला, यहाँ 2-3 माफिया हमेशा रहे, और वो माफिया पूरा जी। प्रशासनिक तंत्र चलाते थे। पुलिस पुलिस उनके इशारों पे नाचा करती थी, क्योंकि उनको सत्ता का संरक्षण होता था। इस 5 साल में बिल्कुल। कोई माफिया नाम की चीज, इस माफिया नाम की कोई चीज नहीं है, राजधानी से जी। गायब है। और न जिन शहरों में मेरा बातचीत होती है, तो वहां भी कोई माफिया अब नहीं है, नहीं तो हर बड़े शहर में 2-3 माफिया होते, तो उनका तंत्र पूरा चलता था। तो वो जो हुआ है, वो लाभ जो मिला है, वो योगी बाबा की सबसे, मेरा तो अब भी ये मानना है कि इस चुनाव का सबसे बड़ा निर्णायक मुद्दा जो होगा, वो जी। कानून व्यवस्था ही होगा। और उसमें ये सारे जो बैठ के न्यूज चैनलों पे तथाकथित विशेषज्ञ आते हैं, विश्लेषक, ये बैकवर्ड इतना, दलित इतना, फलाना इतना, मैं इसको जरा दूसरे तरीके से इसका वर्गीकरण करता हूँ अवनीश जी। ये वो जी। ये सब छोड़ दीजिए, आधी आबादी 50% महिलाएं,
और महिलाएं। मेरा दावा है कि किसी पार्टी से जुड़ी कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, पूरे यूपी में आप गाजीपुर से गाजियाबाद तक किसी महिला से बात कर लीजिए, वो कहती है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। तो योगी बिल्कुल बाबा ने जाति जाति पाति धर्म छोड़ दीजिए, उन्होंने इस उत्तर प्रदेश की आधी जनसंख्या तो सीधे सीधे उनके फेवर में है, महिलाओं की बिल्कुल 50%। बिल्कुल। अब वो जो महिलाओं का पे जो प्रभाव पड़ा है वो अद्भुत है। तो ये चीजें जो है जो जो जी। जी जी जो सेकंड जेंडर, जो दूसरा पक्ष है, जो कि 50% है इस पूरे आबादी का, उसका जो रागात्मक संबंध और जो एक स्नेहपूर्ण संबंध अपने राष्ट्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखा, महिलाओं का जो घनघोर सपोर्ट, वो धीरे धीरे हाँ 4 साल 5 साल में काम करने के दौरान योगी जी के साथ भी उतनी ही मजबूती से जुड़ गया है।